हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट का पेपर हो चुका है। इसकी आंसर की भी आ चुकी है। आप सबने अपने अपने आंसर की देख रखी होगी। आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप सभी को अंदाजा भी लग गया होगा कि भैया हमारा इस बोर्ड से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। गाइज, मैं इस आंसर की से आपको बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि रेलवे का एक नियम रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है। जैसे कि आगे आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम होगी, एनटीपीसी की एग्जाम होगी, टेक्नीशियन की एग्जाम होगी, तो उन सभी ही में आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। इसलिए इससे पहले 7 पेपर हुए थे। 25 तारीख को 3 पेपर हुए थे, 26 तारीख को 3 पेपर हुए थे, 27 तारीख को भी 3 पेपर हुए थे, जिसमें से पहला पेपर मैं करवा चुका। ये 27 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर में बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ, अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ में। इसलिए जुड़े रहना हमारे साथ। अगर इससे पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो वो सभी क्लासें भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके देख लेना। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, ताकि किस तरीके से हमारे एएलपी सीबीटी फर्स्ट के क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के, आपको अंदाजा हो जाएगा। आगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो एग्जाम आएगी उसमें किस तरीके से, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर कितने से कितने कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, इन चीजों का आपको स्वयं को पता लग जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो विभजोतक उत्तक है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसकी कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? बताओ। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है रसधानी यानी कि वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी है बहुत अधिक कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर सी है स्पष्ट केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी है पतली कोशिका भित्ति। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रसधानी। मैं आपको बता देता हूं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है यानी कि विभजोतक उत्तक है, ये एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है। ये क्या है? ये एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है। ये एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है, यानी कि ये एक प्रकार का पादप उत्तक है। ठीक है। पादप उत्तक जो होते हैं, प्लांट टिश्यू जो होते हैं, वो किसी भी प्लांट में, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसकी ग्रोथ करवाएंगे और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, यानी कि उनकी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं। एक होता है विभजोतक उत्तक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हिंदी में कहा जाता है विभजोतक उत्तक। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, यानी कि विभजोतक उत्तक से। याद रखना, जो विभजोतक उत्तक है ये ऐसा उत्तक है जिनमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। वहां पाया जाता है भैया कौन सा? ये उत्तक। यानी कि इस प्रकार के उत्तकों में क्या पाया जाता है? लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। विभजोतक जो उत्तक होते हैं, इस प्रकार के उत्तकों में लगातार क्या पाया जाता है? लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। तो याद रखना, विभजोतक जो उत्तक होते हैं ये ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं छोटा सा, कि इसमें जो है वो लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो विभजोतक उत्तक है, इनसे ही स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। याद रखना, जो विभजोतक उत्तक है ये पौधों की लंबाई
और जो मोटाई होती है और जो इंटरनोड होती है, इंटरनोड तो जानते हो ना, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो इस इंटरनोड की ग्रोथ में हेल्प करती है, इनकी वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा? ये विभज्योतक उत्तक। और याद रखना, इसमें ये जो विभज्योतक उत्तक होता है इसमें बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें रसदानी का अभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसदानी। बताओ, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो विभज्योतक उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इनके पास किसका अभाव होता है? इनके पास रसधानी जो वैक्यूल्स होता है इसका अभाव होता है। विभज्योतक उत्तक एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है, पादप उत्तक है। पादप उत्तक क्या होते हैं? किसी भी पादप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये दो प्रकार का होता है वैसे, मुख्य रूप से तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक उत्तक और दूसरा परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। आगे इनके सब पार्ट होते हैं यानी कि उपभाग होते हैं, लेकिन उनके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी जितना बताया गया है, जितना आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है। विभज्योतक उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जिसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। ये किसी भी पौधे की लंबाई में, मोटाई में और जो इंटरनोड होती है पौधे में, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है। ये इंटरनोड क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे गन्ना का पौधा होता है, इसमें बहुत सारी क्या होती है, पंगुलियां होती है, गांव में तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में दो नोड के बीच का जो गैप होता है वो होता है इंटरनोड, और इसको नोड कहा जाता है। ये बहुत सारे होते हैं ना पंगुलिया, तो इसे, ये वाली जो संरचना होती है इसे कहा जाता है नोड। तो दो नोड के बीच का गैप इंटरनोड कहलाता है। तो इसकी ग्रोथ में हेल्प करने का काम करता है और पौधों की लंबाई और मोटाई में भी सहायक होता है। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक उत्तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 गलती से लिख दिया भैया, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी है पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर सी है द्विखंडन, ऑप्शन नंबर डी है विखंडन। बताओ राइट आंसर क्या होगा? द्विखंडन और विखंडन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका। इससे पहले 7 पेपर हो चुके हैं। 7 पेपरों के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, उन 7 पेपरों से कैसे कैसे क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए हैं, तो प्लीज देख लेना। आगे आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये जो निम्न स्तर के प्राणी है, निम्न स्तर के जीव है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, प्लेनेरिया, जो सेवाल वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रोटोजोआ है उनसे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पता नहीं आपको ऐसे समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आपको 100 में से 100% समझ में आएगा। ध्यान से समझ। हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, इस लीवर के बारे में, इस यकृत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। इसे हम किस में डोनेट कर सकते हैं? प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसका 50% भाग काट करके अलग कर देते हो, तो बचा हुआ जो 50% भाग होता है, उस 50% भाग से पुनः वो पूरे लीवर का, यानी कि पूर्णतः लीवर बना लेगा, पूर्णतया वो यकृत का निर्माण कर लेगा। तो जिस प्रोसेस के तहत करता है उसे कहा जाता है पुनर्जनन या रीजनरेशन पावर। पुनर्जनन की क्षमता होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। आया कुछ समझ में? तो ऐसा ही पुनर्जनन के बारे में कहा जाता है कि मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त भाग है या कोई क्षतिग्रस्त अंग है, या फिर किसी अंग का लुप्त भाग है, यानी किसी अंग का जो लुप्त भाग होता है, उस लुप्त भाग का बचा हुआ भाग है, कोई बचा हुआ भाग है,
अरे भाई कोई अंग है, उसका आधा भाग तो कहीं चला गया और आधा भाग बचा हुआ है, तो उसमें पुनः उसके जो उत्तक होते हैं, उनके जो पुनः उत्तक होते हैं, उनका पुनः विकास हो जाता है। उन उत्तकों का क्या हो जाता है? पुनः विकास हो जाता है। उन उत्तकों का क्या हो जाता है? पुनः विकास हो जाता है, वो होता है पुनर्जनन। यही बात इसमें कही गई है कि पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो पुनर्जनन कहलाती है। हाइड्रा का नाम सुना? हाइड्रा और एक होता है प्लेनेरिया। ये दोनों पुनर्जनन के उदाहरण हैं। जैसे कि हाइड्रा के अगर आप 2 टुकड़े कर दोगे तो दोनों टुकड़ों से नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि प्लेनेरिया है, अगर प्लेनेरिया के आप बहुत सारे टुकड़ों कर दोगे तो जितने भी टुकड़े हुए हैं, जितने भी उसके हिस्से हुए हैं, तो उन सभी हिस्सों से नए जीवों का निर्माण हो जाएगा, नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये जो क्षमता है, इस क्षमता को कहा जाता है पुनर्जनन। तो आपको इसी के बारे में पूछा गया है कि पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से जो नए जीवों को जन्म देने की जो क्षमता होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही पुनर्जनन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही पुनर्जनन कहा जाता है। अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? पुनर्जनन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा है। अब हाइड्रा के अगर आप 2 टुकड़े कर दोगे, मान लीजिए हाइड्रा है, हाइड्रा के आपने 2 टुकड़े कर दिए, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, तो इससे भी नया हाइड्रा बन जाएगा और इससे भी नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, तो पुनर्जनन क्षमता के द्वारा संभव है। अब ये मुकुलन क्या होता है, इसके बारे में भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुनर्जनन की क्षमता के कारण ही लीवर का विकास होता है, नया लीवर बनता है भैया। तो क्षतिग्रस्त भाग में भी संभव होता है ये पुनर्जनन। ठीक है, याद रखना। जो मुकुलन होता है, मुकुलन क्या होता है? किसी भी कोशिका, अरे कोई भी जीव है, अब उस जीव की कोई कोशिका है, उस कोशिका में समसूत्री विभाजन के तहत एक उभार आता है और उसी उभार को मुकुल या बड कहा जाता है। और उसी उभार से अगर नए जीव का निर्माण होता है, अगर उसी उभार से नए जीव का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है मुकुल। और ये इस मुकुल के उदाहरण है भैया, एक तो होता है हाइड्रा और एक होता है इस्ट। तो दोनों के एग्जाम्पल याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भैया निम्न में से मुकुल का उदाहरण कौन सा है, तो हाइड्रा और इस्ट है। और पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा और प्लेनेरिया है। ठीक है, समझ में आ गया। द्विखंडन और विखंडन के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पुनर्जनन में और मुकुलन में। मुकुलन क्या होता है? किसी भी जीव की, किसी भी कोशिका, यानी किसी भी जीव की जो कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन के तहत एक उभार आता है और उसी उभार को मुकुल या बड कहा जाता है। इसी उभार से नए जीव का निर्माण होता है, उसे तो मुकुल कहा जाता है। तो इसमें संभव हुआ हाइड्रा और इस्ट। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और इस्ट। और हाइड्रा में पुनर्जनन के द्वारा भी नए जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। जैसे कि हाइड्रा के 2 टुकड़े कर दिए तो दोनों ही टुकड़ों से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। प्लेनेरिया के 4-5 टुकड़े कर दिए तो 4-5 टुकड़ों से ही नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। लीवर में वैसा ही होता है। लीवर को हमेशा कहा जाता है कि प्रतिशत में डोनेट करते हैं। लीवर को हम प्रतिशत में डोनेट करते हैं। मान लीजिए 50% हिस्सा आपने डोनेट कर दिया, तो उस बाकी के 50% हिस्से से उस व्यक्ति में पुनर्निर्माण हो जाएगा पूरे लीवर का। इतनी रिजनरेशन की पावर होती है इसमें, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। ठीक है, क्षतिग्रस्त अंग या फिर किसी अंग का जो लुप्त भाग होता है, उसका जो बचा हुआ भाग है, उससे उत्तकों में पुनः विकास हो जाता है, तो वो पुनर्जनन कहलाता है। पुनर्जनन का मतलब क्या होता है? कोई क्षतिग्रस्त भाग है या फिर कोई लुप्त हुए भाग का कोई बचा हुआ भाग हो, उसके उत्तकों में अगर पुनर्निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पुनर्जनन कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है अंडाणु, ऑप्शन नंबर सी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है वसा कोशिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। देखो ध्यान से समझना,
अगर मानव की बात करें यानी कि हमारी बात करें और आपसे सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा जाए, सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो भैया तंत्रिका कोशिका है। और ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये ब्रेन की कोशिका है। किसकी कोशिका है ये ब्रेन की कोशिका है। अगर सबसे बड़ी के बारे में पूछा जाए, सबसे बड़ी के बारे में पूछा जाए तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है अंडाणु, जो कि किस में होती है, फीमेल में होती है, महिलाओं में होती है। ठीक है, ओवरी से निकलता है अंडाणु। ठीक है, और अगर सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है भैया, और ये मेल में होता है। ठीक है, और अगर आपसे संसार की कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए कि भाई संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एग की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछे तो माइकोप्लाज्मा की है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में आप सभी जानते हो, ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का जीवाणु है। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। ये जितने भी मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए रहा, आगे जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका कि 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछेगा ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। मैंने एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है इस चैप्टर के बारे में। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के बारे में आपसे पूछा गया है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो ग्रोथ हार्मोन से आया है, वृद्धि हार्मोन से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है, तो ग्रोथ हार्मोन करता है। याद रखना, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे शरीर के या हमारे शरीर की जो कोशिका है, कोशिका, उत्तक और जो अंग होते हैं उन अंगों की वृद्धि में सहायक होता है। हमें जो ऊंचाई देने का काम करता है, ऊंचाई देने का कार्य वो कौन सा हार्मोन करता है, वो भैया एक ग्रोथ हार्मोन ही करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हाइट अच्छी रहती है, बहुत सारे लोगों की हाइट बिल्कुल लो कम होती है। तो जो बौने लोग होते हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है भैया, और जो ज़्यादा लंबे होते हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो ग्रोथ हार्मोन के कारण ही हमें हमारी ऊंचाई निर्भर करती है। ठीक है, ये हमारे कोशिका, उत्तक और अंगों की वृद्धि में सहायक होता है। और ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में, और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है, ये हमारे ब्रेन में होती है। अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था भैया इन ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं हम भैया एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में। ये जितनी भी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, सभी हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये पेंक्रियाज से निकलता है। पेंक्रियाज की बीटा कोशिका जो होती है, उस बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को
नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन के ऊपर मैंने अलग से क्लास बना रखी है, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस ग्लूकोज को ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन से आपको कुछ याद आ गया होगा, जो ग्लाइकोजन है वो जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं या व्रत रहते हैं उस टाइम पे हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, क्योंकि खाना तो हमने खाया ही नहीं, तो हमारे शरीर को तो एनर्जी चाहिए। भाई कार्य तभी तो करेगा जब आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। तो वापस इस ग्लूकोज को, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है? ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है, ये पता होना जरूरी है आपको। इनके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। एड्रेनलिन हार्मोन, ये एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि, उस ग्रंथि से निकलता है। ये आपातकालीन स्थिति में सहायता करता है हमारी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन। ये हमारे शरीर के जितने भी सभी अंग हैं उन सभी अंगों के विकास में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो स्थलीय पारितंत्र है इसमें हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 100%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 1%, ऑप्शन नंबर डी है 5%। मुझे आप एक छोटी सी चीज बताओ कि भैया फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पादपों में, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। इतना तो आप सभी को पता है, इतना तो आप सभी को पता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इतनी तो बात क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो स्थलीय यानी कि भूमि पर रहने वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र के जीव है यानी कि स्थलीय पारितंत्र, उसमें जो हरे पौधे हैं उन हरे पौधे द्वारा जो सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो भाई 1% ग्रहण किया जाता है। कितना? 1%। तो रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। चले, ओके। देखिए भैया, यह रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सभी जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि भैया जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री होती क्या है। तो यह वह पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक जो कारक होते हैं, भाई प्राकृतिक जो कारक होते हैं जैसे कि सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जिन्हें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, ये सूक्ष्म जीव है। नग्न आंखों से देख सकते हो क्या? आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव, और इसके बाद में तापमान, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, यूवी। तो इन सभी कारकों के द्वारा जो विघटित हो जाते हैं, इन सभी प्राकृतिक कारकों के द्वारा जो विघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? जो निम्नीकरण योग्य सामग्री। जैसे कि कांच की बोतल, दूध के पैकेट, अंडे के छिलके और केले के छिलके। इनमें से कांच की बोतल भैया निम्न में से कुछ प्राकृतिक कारकों के द्वारा विघटित नहीं हो सकती, जैसे कि कांच की बोतल, तो ये भी नहीं होगा, है कि नहीं है। हवा की बोतल, पुराना जूता है, बासी बिस्किट, इसमें हवा की बोतल है ऑप्शन में या फिर कुछ और है? दवा की बोतल है, हवा की बोतल नहीं है भैया। ये दवा की बोतल है, तो दवा की बोतल नहीं हो सकती भैया, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, अंडे के छिलके, चाय की पत्तियां और आलू के जो छिलके हैं, ये जो प्राकृतिक कारक है जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि सूक्ष्म जीव है, तापमान है यानी कि टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है,
यूवी है। इन सभी प्राकृतिक कारकों से इनका विघटन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी भी नहीं होगा, बबल पैक, ये नहीं हटेगा। ठीक है, तो आज तक आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे फिर कहता हूं इन चीजों को पढ़ते रहना भैया, आगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में ये सभी क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। कल 27 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। इससे पहले कि 7 पेपर हुए थे, 7 पेपरों से जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट के मैंने अलग अलग क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई जरूर पढ़ लेना। इस यूट्यूब चैनल पर मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रोज वहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चनों का आपका साइंस का टेस्ट होता है, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन। लगभग 700 स्टूडेंट उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, उस टेस्ट में शामिल होते हैं। आप भी हो, आपको भी बहुत जरूर फायदा मिलेगा। कम्युनिटी पोस्ट में रोज का 10 क्वेश्चन डालता हूँ, उनका भी आप आंसर दीजिए, आपको उनमें से भी आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में, बिल्कुल आसान भाषा में, चैप्टर वाइज। तो अलग अलग चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2023 तक आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में मिल जाएंगे। थ्योरी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, थ्योरी पढ़ लेना भैया, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।